हेलो बच्चों, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। हम लोग देखते हैं आज क्लास 11th के इकोनॉमिक्स सेट 5 को। ये आपका लास्ट सेट है। इसके बाद एक हम और वीडियो, अगर आप लोग कमेंट करोगे, बोलोगे यस सर हम बनाइए, तो एक वीडियो में और बनाऊंगा जो कि थियोरेटिकल से जुड़े हुए और न्यूमेरिकल से जुड़े हुए रहेंगे, जैसे माध्यमादिका बहुलक हो रहा है, ठीक है, उनसे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रकृति के अंतर्गत कौन से माप आते हैं? तो केंद्रीय प्रकृति के कौन से माप आते हैं? माध्य आता है, माध्यिका आता है और बहुलक, यानी कि तीनों आते हैं केंद्रीय प्रकृति के अंतर्गत, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बोल रहा है कि आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन, अगर कोई भी आंकड़ा हम चित्र के साथ प्रदर्शन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको संग्रहण भी कहा जाता है और व्यवस्थीकरण भी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, सांख्यिकी क्या है? ठीक है, सांख्यिकी क्या है? आप देखिए, पहले बोल रहा है जटिल तत्वों को जटिल करती है। अगर कोई चीज़ जटिल तत्वों को और जटिल करेगा तो भला आखिर उसको हम क्यों पढ़ेंगे? तो ये ऑप्शन होगा नहीं। दूसरा, तत्वों को परस्पर तुलनीय बनाता है। तीसरा है, जटिल तत्वों को स्पष्ट करती है। ठीक है, ये क्या करता है? जटिल तत्वों को केवल स्पष्ट करने का काम करते हैं। सांख्यिकी जो होते हैं वो जटिल तत्वों को क्या करता है? स्पष्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिक्षेपण का कौन सा माप सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? तो परिक्षेपण का कौन सा मान जो है सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? मानक विचलन। ठीक है, स्टैंडर्ड विचलन को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। परिक्षेपण का सबसे स्टैंडर्ड इसको विचलन का इंग्लिश होता है डिविएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सहसंबंध का सूत्र का प्रतिपादन किसने किया था? सहसंबंध सूत्र का प्रतिपादन किसने किया था? कार्ल पियर्सन ने किया था। सहसंबंध के सूत्र का प्रतिपादन किसने किया? कार्ल पियर्सन ने। पढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये आपका न्यूमेरिकल है। ठीक है, ये इसी के ऊपर हम सोच रहे हैं एक और वीडियो बनाएंगे, लेकिन आप लोग कमेंट करो कि हाँ सर, यस सर बनाइए, एक वीडियो जरूरी है, तो ही हम बनाएंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा यस सर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित श्रृंखला में 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29 है, तो मध्य बिंदु आकृति श्रृंखला है, समावेशी श्रृंखला है, ये किस प्रकार की श्रृंखला है? तो इस प्रकार के जो इसको समावेशी श्रृंखला कहते हैं, जो इस प्रकार की श्रृंखला होता है उसको क्या कहा जाता है? समावेशी श्रृंखला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी अनुसंधान से संबंधित समग्र या जनसंख्या की सभी इकाइयों को अध्ययन किया जाता है, तो उस विधि को क्या कहा जाता है? तो ऐसी विधि को क्या कहते हैं? प्रतिदर्श विधि कहा जाता है। इसका एक और नाम है। ठीक है, इसके साथ साथ समग्र अध्ययन विधि या संरक्षण विधि भी कहा जाता है। इसको समग्र अध्ययन विधि कहते हैं, प्रतिदर्श विधि कहते हैं और सर्वेक्षण विधि भी कहा जाता है, सर्वेक्षण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी समग्र में एक मद जितनी बार आती है उस मद को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन दिया है आंकड़ा, संख्या नहीं भाई, क्या कहलाते हैं? आवर्ती कहलाते हैं। ठीक है, किसी समग्र में एक मद जितनी बार आती है उस मद को क्या कहा जाता है? आवर्ती कहा जाता है। ठीक, बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी समग्र में एक मद जितनी बार आती है उस मद को क्या कहा जाता है? देखो अब क्या इसमें जो वही क्वेश्चन सेम है, लेकिन जो यहाँ पे ऑप्शन क्या कर दिया है? चेंज कर दिया है। ठीक है, तो किसी समग्र में एक मद जितनी बार आती है उस मद को क्या कहा जाता है? ये हमको लगता है क्वेश्चन थोड़ा ऑप्शन जो है अजीब टाइप का दे रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन स्टार लगा देते हैं। हालांकि इसमें उत्पादन सही आंसर दे रखा है तो हम उत्पादन ही मान लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। बोल रहा मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र क्या है? दो मान के चलो ये 10 है, ठीक है, और एक अंक 12 है, तो इसका मध्य बिंदु निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 11 आएगा, लेकिन क्या करेंगे? दोनों को 12 और 10 को जोड़ दिए, 12 और 10 को जोड़ दिए तो क्या हो गया? 22 प्लस 2 से भाग दे दिया, नहीं 11। ये तो आसान था, इसलिए हम जान रहे हैं कि दोनों के बीच में 11 आएगा, लेकिन बड़े अंक रहेंगे, तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा? L1 प्लस L2/2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है, तो प्रश्नावली का प्रयोग किसमें किया जाता है? चित्र बनाने में, लॉरेंज वक्र में नहीं। प्रश्नावली का प्रयोग जो है सर्वेक्षण में किया जाता है। किसमें? यानी कि इनमें से कोई नहीं उत्तर आपका सही है। किसमें किया जाता है? सर्वेक्षण में। प्रश्नावली का प्रयोग किसमें किया जाता है? सर्वेक्षण में किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की दुर्बलता संबंधी परिभाषा के प्रतिपादक कौन है? अर्थशास्त्री का जो है दुर्बलता संबंधी परिभाषा किसने दिया था? ये रॉबिन्स ने दिया था। ठीक, किसने दिया था? रॉबिन्स ने। इसको याद रखना है। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। बोल रहा है किसी सारणी के मुख्य अंग हैं। किसी सारणी का मुख्य अंग क्या है? शीर्षक है, शीर्षक टिप्पणी है, शीर्षक संख्या है। सभी इनमें जो है तीनों चीज़ें जो है मुख्य अंग हैं। ठीक है, उपरोक्त अगर आप लोग किसी ने सेट खरीद रखा है तो सेट में बहुत ज़्यादा आंसर गलत दिया हो, कृपया उसको नहीं देखेंगे। ठीक है, लगभग अगर आप सेट 5 की बात करेंगे तो इसमें लगभग हमको लगता है 40 में से 15 का आंसर गलत दे रखा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, निम्नलिखित समांतर माध्य के सूत्रों में से कौन सही है? तो समांतर माध्य हम किससे निकालते हैं? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एक्स। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। सतत श्रृंखला अखंडित, यानी कि इसको सतत श्रृंखला, जिसको अखंडित श्रृंखला भी कहा जाता है, माध्य का ज्ञात करने का सूत्र क्या है? आपका सूत्र नंबर ये है, L1 बराबर n/2 माइनस सी एफ इंटू एच बाई एफ। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। बोल रहा है निर्देशांक सूचकांक का प्रयोग होता है। निर्देशांक सूचकांक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो निर्देशांक सूचकांक का प्रयोग क्या जीवन स्तर की जानकारी के लिए किया जाता है, विदेशी व्यापार संबंधी जानकारी के लिए किया जाता है, उत्पादन संबंधी जानकारी के लिए किया जाता है, या फिर उपरोक्त सभी के लिए किया जाता है? तो निर्देशांक सूचकांक का प्रयोग जो है इसमें आपका क्या हो जाएगा? आंसर नंबर, निर्देशांक सूचकांक का प्रयोग उत्पादन संबंधी जानकारी के लिए भी किया जाता है, विशेष व्यापार संबंधी के लिए भी किया जाता है, जीवन स्तर की जानकारी के लिए भी किया जाता है। उपरोक्त नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आंकड़ों के चित्र 7 है। क्वेश्चन 17 है, आंकड़ों के चित्रमय प्रदर्शन का उद्देश्य है। तो क्या है? वर्गीकरण करना, सारांशीकरण करना, प्रस्तुतिकरण, सभी चित्र, कोई भी आंकड़े तभी उसको चित्र में प्रदर्शन करता है क्योंकि उसको वर्गीकरण भी करना है, सारांशित भी करना, प्रस्तुतिकरण भी करना है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखते हैं। बोल रहा आयत चित्र किसी श्रृंखला का आवर्ती वितरण और रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण है। फर्स्ट ऑप्शन आपका दे रखा है व्यक्तिगत श्रृंखला, खंडित श्रृंखला, सतत श्रृंखला। ठीक है, ये जो है आपका इनमें से कोई नहीं उत्तर हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? सारणीबद्ध आवर्तियों की श्रृंखला। ठीक, क्या हो जाएंगे? सारणीबद्ध आवर्तियों की श्रृंखला, सारणीबद्ध आवर्तियों की श्रृंखला। अब इनको तो सॉल्व करना पड़ेगा तभी पता चलेगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, निम्नलिखित तालिका से विस्तार ज्ञात करें। इसमें विस्तार ज्ञात करना है तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इस पर हम एक वीडियो लेके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, समंकों या फिर आंकड़ों के अपीकरण मापने के सबसे सरल माप क्या है? तो सबसे सरल माप क्या है? विस्तार। ठीक है, क्या है? विस्तार। आंकड़ों के अपीकरण मापने का सबसे सरल माप किससे मापा जा सकता है? विस्तार के माध्यम से माप सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 21 है, बैंकिंग क्षेत्र अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सम्मिलित होता है। बोल रहा है कि बैंकिंग क्षेत्र जो है वो अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सम्मिलित होता है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। तो बैंकिंग क्षेत्र सेवा में आ जाता है और सेवा क्षेत्र किस में आ जाता है? तृतीय, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक के अनुसार कौन सा देश संकेतों में सबसे आगे है? तो चीन मार दो। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। शहरी क्षेत्रों में मुख्यतः पाया जाता है। तो शहरी क्षेत्रों में मुख्यतः कैसी पाई जाती है? शहरी क्षेत्रों में जो है मुख्यतः खुली बेरोजगारी पाया जाता है। खुली बेरोजगारी वो होते हैं कि लोगों के पास काम का मतलब उसके पास स्किल है लेकिन काम नहीं मिल रहा है। ठीक है, बाकी छिपी हुई बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी दोनों ही खेती के संदर्भ में देखा जाता है कि मौसम के अनुसार बारिश हुआ तो रोजगार मिला, नहीं हुआ तो नहीं। फिर छिपी हुई बेरोजगारी भी आपको किस में देखने को मिलता है? कृषि में ही देखने को मिलता है। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। बोल रहा TISO को पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप जो है आपका क्या है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष को महाविभाजन का वर्ष कहा जाता है? किस वर्ष को? ये 1921 को, क्योंकि इस समय जो थे जनसंख्या की रेट जो थे प्रतिशत वृद्धि की दर वो क्या हो गया था? कम हो गया था, इसलिए जो है इनको क्या कहा जाता है? महाविभाजन का वर्ष कहा जाता है। चलिए बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। बोल रहा है सतत विकास के अंतर्गत किन की आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है? तो सतत विकास के अंतर्गत जो है केवल वर्तमान पीढ़ी की, केवल भावी पीढ़ी की नहीं भाई, दोनों का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। ठीक, बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। बोल रहा है कि 1978 में तीव्र औद्योगिक समृद्धि की शुरुआत किस देश में की गई? तो किस देश में किया गया था? 1978 में तीव्र औद्योगिक समृद्धि की शुरुआत कहाँ पे किया गया था? चीन में किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 28 है, अपनी देश की मुद्रा का मूल्य विश्व के दूसरे देश की मुद्रा का मूल्य में घटने को क्या कहा जाता है? अगर अपना देश का मुद्रा दूसरे देश की अपेक्षा कम हो रहा है तो उसको क्या कहा जाता है? अवमूल्यन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, 28 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे? 28 का अवमूल्यन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTO का विकास रूप पूर्ण रूप है तो इसको क्या बोलते हैं? विश्व व्यापार संगठन। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कहाँ पे दे रखा है? बी में। नहीं, WTO को पूर्ण रूप क्या है? विश्व व्यापार संगठन। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम निर्धनता रेखा की धारणा का प्रयोग किया था? सर्वप्रथम किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में भारत के प्रथम जनगणना कब संपन्न हुई थी? तो ब्रिटिश काल में जो है भारत का प्रथम जनगणना कब संपन्न हुई थी? 1881 ईस्वी में। क्योंकि ये 1981 तो भाई आपका जो है देश आज़ाद, ये तो 1947 में आज़ाद हुआ था, लेकिन ये ब्रिटिश काल पूछ रहा है तो 1981-82 ये दोनों ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, बचा 1882, तो 1882 में नहीं, 1881 में हुआ था। ठीक, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। बोल रहा प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पे प्राथमिकता दिया गया था? कृषि पे प्राथमिकता दिया गया था। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पे प्राथमिकता दिया गया था? कृषि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीडीपी का पूर्ण रूप है तो जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नवरत्न कंपनी है तो भारत में जो है नवरत्न कंपनी आपका कौन हो जाएंगे? सेल। ठीक है, भारत में ये जो है ONG ये नवरत्न है, महारत्न कंपनी है, लेकिन नवरत्न क्या हो गया? सेल, भेल ये सब जो है किसी कंपनी है? नवरत्न कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 35, सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष या भौतिक नियंत्रणों से, क्वेश्चन नंबर 35 पे है, भौतिक नियंत्रणों से अर्थव्यवस्था को मुक्त करना। यहाँ पे अर्थव्यवस्था क्वेश्चन में छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि पूरा देखिए। और सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष या भौतिक नियंत्रण से अर्थव्यवस्था को मुक्त करना कहा जाता है। तो अर्थव्यवस्था से मुक्त करना इसको क्या माना जाता है? उदारीकरण। ठीक है, आपका 35 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? उदारीकरण। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। बढ़ रहा है, भारत में निर्धनता के रूप में है। भारत में निर्धनता का क्या कारण है? कीमतों में वृद्धि, बिल्कुल। बढ़ती जनसंख्या, बिल्कुल। रोजगार के अवसरों का अभाव, बिल्कुल। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 नंबर बोल रहा है कि आधारिक संरचना की पूर्व शर्त है। आधारिक संरचना का पूर्व शर्त क्या होता है? आधारिक संरचना आर्थिक विकास का पूर्व शर्त है, प्रदूषण का नहीं है। अब इसमें भी रख के देखो ना, इसको रखोगे नहीं, ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 38 है, वर्तमान में कौन से राज्य में साक्षरता दर अधिक है? इसमें से सबसे ज़्यादा देखेंगे तो त्रिपुरा में जो है सबसे अधिक है, यहाँ पे लगभग 87% है। यहाँ पे 78 के आसपास है। सबसे कम आपका बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर वाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोत हैं। तो गैर वाणिज्यिक ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? गैर वाणिज्यिक ऊर्जा वो होते हैं जो कि आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, जो कम खर्चे पे उपलब्ध होते हैं, जो घरेलू कार्यों में प्रयोग किया जाता है और उसको आसानी से उपलब्ध किया जा सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 40, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर लास्ट है। अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं कि पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों की उपस्थिति को कहते हैं। तो पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों की उपस्थिति को क्या कहा जाता है? पर्यावरण में अगर कोई हानिकारक पदार्थ की उपस्थिति है तो उसको क्या कहते हैं? प्रदूषण। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और